दे दीजिएगा। नमस्कार, आज हम चर्चा करेंगे निर्वचन, संकल्पना, प्रक्रिया और प्रकार भाग 3 पर। इससे पहले के सत्र में हमने निर्वचन के भाग 1 और 2 में बात की थी। आज हम निर्वचन, संकल्पना, प्रक्रिया और प्रकार के भाग 3 पर बात करेंगे। आज की चर्चा के महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे निर्वचन के प्रकार, निर्वचन कार्य की व्यावहारिक जटिलता और प्रभावकारिता। इस मॉड्यूल को देखने के बाद आप जान सकेंगे कि निर्वचन के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, निर्वचन के विभिन्न प्रकारों की उपयोगिता क्या है, निर्वचन कार्य की व्यावहारिक जटिलताएं क्या क्या हैं तथा निर्वचक उनका किस प्रकार से सामना करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इस विषय को हमने 4 मॉड्यूल में विभाजित किया है। इससे पहले हम भाग 1 और भाग 2 की चर्चा कर चुके हैं। भाग 2 में हमने चर्चा की थी निर्वचन की प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत हमने विकोडीकरण और अंतरण पर विस्तार से चर्चा की थी। आज हम यानी निर्वचन, संकल्पना, प्रक्रिया और प्रकार 3 में हम चर्चा करने जा रहे हैं निर्वचन के प्रकार, जिसके अंतर्गत 3 प्रकार हैं। क्रमिक या क्रमागत निर्वचन, जिसे अंग्रेजी में कॉन्जिक्यूटिव इंटरप्रिटेशन कहा जाता है, तात्कालिक या युगपत निर्वचन, जिसे हम साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन कहते हैं, और पास बैठकर धीमी आवाज़ में किया जाने वाला निर्वचन, जिसे हम विस्पर्ड इंटरप्रिटेशन कहते हैं। और साथ ही चर्चा करेंगे निर्वचन कार्य की व्यावहारिक जटिलता और प्रभावकारिता पर, जिसके अंतर्गत हम 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे। निर्वचन कार्य की व्यावहारिक जटिलता में एक प्रभावी कारक गुणात्मक दृष्टि से और तनाव कारक कौन कौन से हैं, और साथ ही हम जानेंगे कि निर्वचन कार्य की व्यावहारिक समस्याएं क्या क्या हैं। आइए चर्चा करते हैं निर्वचन के प्रकारों पर। जैसा कि हम पिछले सत्र में भी चर्चा कर चुके हैं कि निर्वचन कोई नई विधा, कोई किसी नए संदर्भ में से देखे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसकी संकल्पना या कहा जाए कि इसकी उपयोगिता मानव सभ्यता की शुरुआत के साथ ही हो जाती है। क्योंकि यदि हम किसी व्यक्ति से बात करना चाहते हैं, और ख़ासतौर पर जब हम कह रहे हैं कि सभ्यताओं की शुरुआत से ही इसे एक अन्य स्वरूप में देखा जाता रहा है, क्योंकि इसका मुख्य स्वरूप बेसिकली 2 व्यक्तियों के बीच संवाद स्थापित करना है। तो जिस तरह हम जानते हैं कि लिखित सभ्यता या जो लेखन की जो प्रणाली है, उसकी शुरुआत काफ़ी देर में हुई, लेकिन मौखिक परंपराएं हमारे यहाँ बहुत प्राचीन हैं। तो उस संदर्भ में अगर हम निर्वचन को देखें तो ये कोई नई विधा नहीं है, बहुत प्राचीन संदर्भ में से हम जानते हैं। अपने प्राचीन स्वरूप में, अपने पुराने स्वरूप में प्राचीन काल एवं मध्य युग में भी मौजूद था निर्वचन का ये प्रकार, किंतु आज जिसे हम निर्वचन के रूप में जानते हैं उसकी शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई। यानी निर्वचन के जिस स्वरूप की आज हम चर्चा करते हैं, जिस औपचारिक संदर्भ में जिसकी आज हम चर्चा करते हैं, उसकी शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई। लेकिन अगर निर्वचन के जो कार्य की यदि बात की जाए तो उसकी ज़रूरत हमेशा से लोगों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए, सभ्यताओं के बीच, मनुष्यों के बीच, संस्कृतियों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए हमेशा से हमें ऐसे दुभाषियों की, ऐसे आशु अनुवादकों की ज़रूरत महसूस होती रही है जो इस संवाद के इस कार्य को संभव बना सके। लेकिन आज जिस स्वरूप की हम चर्चा कर रहे हैं वे प्रथम विश्व युद्ध के बाद उसकी शुरुआत होती है, किंतु ये आधुनिक निर्वचन काल की प्रारंभिक व्यवस्था थी। उसके बाद के वर्षों में धीरे धीरे विकसित होकर निर्वचन ने अपना वर्तमान स्वरूप प्राप्त किया है। अब यह पूरी तरह से एक वैज्ञानिक कार्यक्षेत्र बन गया है। विश्व भर में भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाले युवा इस कार्यक्षेत्र की ओर आकृष्ट हो रहे हैं। यानी निर्वचन के जो विभिन्न प्रकार हैं जिसके हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसके अंतर्गत कई महत्वपूर्ण प्रकार हैं, लेकिन जिन 3 महत्वपूर्ण प्रकारों की हम चर्चा करेंगे, जिसके हमने शुरू में हमने इसका जिक्र किया, उस पर विस्तार से आने से पहले हम जानेंगे कि निर्वचन के प्रकार कौन कौन से हैं, किस प्रकार निर्वचक अपना कार्य करते हैं, और ये निर्वचन हम किन किन संवाद के जो माध्यम हैं उनमें से किन किन को हम निर्वचन के रूप में जानते हैं। तो पहले है क्रमिक या क्रमागत या अनुगामी निर्वचन, जिसे हम कॉन्जिक्यूटिव इंटरप्रिटेशन कहते हैं। दूसरा है युगपत निर्वचन, जिसे हम साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन कहते हैं। तीसरा है वक्ता के पास बैठकर धीमी आवाज़ में किया गया निर्वचन, जिसे हम विस्पर्ड इंटरप्रिटेशन कहते हैं। चौथा है इंगित भाषा, जिसे हम संकेत भाषा भी कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे साइन लैंग्वेज कहा जाता है। और 5वां है अदालतों यानी कोर्ट में किया जाने वाला निर्वचन। छठा है किसी समूह यानी कम्युनिटी के बीच किया जाने वाला इंटरप्रिटेशन, कम्युनिटी इंटरप्रिटेशन के लिए किया जाने वाला निर्वचन। लेकिन अधिकांश जिन 3 प्रकारों का प्रयोग होता है वे 3 हैं। जो पहले 3 क्रमिक या क्रमागत, जिसे हम कॉन्जिक्यूटिव इंटरप्रिटेशन कहते हैं, दूसरा साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन, और तीसरा है विस्पर्ड इंटरप्रिटेशन। तो ये 3 महत्वपूर्ण प्रकार हैं जिसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन जो एक अन्य महत्वपूर्ण प्रकार है जिसे हम संकेत भाषा के रूप में जानते हैं, जिसे हम साइन लैंग्वेज कहते हैं, वह मूलतः साइन लैंग्वेज के संदर्भ में हम सभी ने बड़ी बड़ी सभाओं, संगोष्ठियों आदि में मूक बधिर लोगों की सुविधा के लिए जो एक
साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की जो भूमिका होती है उसे हम सभी ने किसी न किसी रूप में सभा सम्मेलनों में देखा होगा, या हम जानते हैं कि न्यूज़ चैनल्स पर भी इस तरह की व्यवस्था, सरकारी चैनल्स पर इस तरह की व्यवस्था हम देखते आए हैं कि जहाँ धीरे धीरे न्यूज़ रीडिंग के साथ एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की भी भूमिका होती है, जो इस तरह से जो मूक और बधिर जो हमारा समाज है उनकी अक्षमता को संबोधित करते हुए उनके लिए न्यूज़ प्रस्तुत करने का काम करते हैं। तो ये साइन लैंग्वेज भी एक महत्वपूर्ण निर्वचन का प्रकार है, लेकिन जिस संदर्भ में आज हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, और क्योंकि खास तौर पर जिस तरह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिस प्रकार के निर्वचन की भूमिका है और जिस तरह उसकी भूमिका राजनयिक और संसद आदि के क्षेत्रों में जिसका प्रयोग किया जाता है, उसी संदर्भ में यानी खास औपचारिक स्तर पर जिन तीन निर्वचन के जिन तीन प्रकारों की चर्चा की जाती है, उन्हीं पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जिनमें आते हैं कंसेक्यूटिव, साइमल्टेनियस और विस्पर्ड इंटरप्रिटेशन। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रमिक या क्रमागत निर्वचन यानी कंसेक्यूटिव इंटरप्रिटेशन किसे कहा जाता है। इसे अनुगामी निर्वचन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत अक्सर होता है कि वक्ता पहले अपना वाक्य बोलते हैं और उसके बाद एक छोटा विराम लेते हैं, और विराम लेने के बाद जो इंटरप्रेटर है, जिसे हम निर्वचक कहते हैं, वो उसे हमारे श्रोताओं के लिए उसे उसका अनुवाद करते हुए उसका निर्वचन करते हुए चलते हैं। इस प्रकार के निर्वचन में पहले वक्ता बोलते हैं, फिर निर्वचक भाषण या बातचीत के उस अंश का, उस हिस्से विशेष का निर्वचन करते हैं। इस प्रकार की निर्वचन व्यवस्था में निर्वचक या तो वक्ता तथा शिष्टमंडल के अन्य सदस्यों के साथ ही बैठते हैं अथवा वक्ता की बगल में खड़े होते हैं। तो हम देखते हैं कई जगह हम लोगों ने, यदि आपको भी अच्छा अनुभव हो तो हमने देखा है सभी ने कि किस प्रकार जब मूल वक्ता अपनी बात को कह रहे होते हैं, और हमने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अक्सर इस तरह की चीज़ें देखी हैं। और जब एक बहुत ही जिसे कहा जाए कि एक पॉपुलर उदाहरण अगर इसका दिया जाए तो ब्यूटी पेजेंट्स के मंचों पर जब कोई ब्यूटी पेजेंट जब अपनी बात को अंग्रेज़ी या ऐसी किसी संपर्क भाषा में नहीं कह पा रही हैं, तो उनके साथ जो उनकी भाषा को जो ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, जो इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, उसे हम इंटरप्रेटर के रूप में या निर्वचक के रूप में जानते हैं। तो इस तरह से हमने अलग अलग मंचों पर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर निर्वचकों को अपना काम करते हुए देखा है। लेकिन जिस कंसेक्यूटिव इंटरप्रिटेशन की चर्चा की जा रही है, उसकी प्रक्रिया ये होती है कि पहले वक्ता अपनी बात को कहते हैं और उसके बाद जो निर्वचक हैं उसे उसके साथ साथ उसका अनुवाद करते हुए चलते हैं, यानी कि वाक्य खत्म होने के बाद उसका साथ साथ पे अनुवाद करते चलते हैं, जैसे हम कंसेक्यूटिव इंटरप्रिटेशन के संदर्भ में समझते हैं। अथवा वक्ता की बगल में खड़े होते हैं, वे वक्ता की बात ध्यान से सुन रहे होते हैं और किसी कागज़ पर महत्वपूर्ण बातें नोट कर रहे होते हैं। जैसे ही वक्ता चुप होते हैं, तब निर्वचक उनके द्वारा कही गई बात को एक भाषा से दूसरी भाषा में संप्रेषित करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार के निर्वचन में सामान्यतः वक्ता हर 5 मिनट के बीच रुकते हैं, यानी वे थोड़ी थोड़ी देर में विराम लेते हैं, और उस विराम के समय में जो हमारे निर्वचक हैं, जिन्होंने उस 5 मिनट के बीच उस बात को सुना है और सुनकर जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन्हें नोट किया है, और फिर उसका वो अनुवाद करते हैं और जो श्रोता वर्ग है उस तक उस संवाद को संप्रेषित किया जाता है। आमतौर पर ये एक पैरा या एक विचार के अंत में होता है। वक्ता के रुकते ही निर्वचक कही गई बात को लक्ष्य भाषा में संप्रेषित कर देते हैं। क्रमिक निर्वचन एक तरफा या दो तरफा दोनों तरह का हो सकता है। जैसे अगर हम सभा सम्मेलनों की बात करें तो सभा सम्मेलन में भी यदि कोई वक्ता बोल रहे हैं, अगर वह कहा जाए कि अगर वो एक साइड से अगर वक्ता सिर्फ बोल रहे हैं तो और साथ साथ 5 मिनट के एक थोड़े थोड़े मिनट के गैप पर या थोड़े थोड़े एक पैराग्राफ के खत्म होने पर या एक विचार के अंत होने पर या 5 मिनट के बाद जब वक्ता अपनी बात कहकर रुकते हैं तब निर्वचक उसका अनुवाद करते जाते हैं। इस प्रकार में भी क्रमिक निर्वाचन के अंतर्गत 2 तरह की चर्चा की जा रही है, एक तरफा क्रमिक निर्वाचन और 2 तरफा, यानी क्रमिक निर्वचन एक तरफा जब जहाँ से सिर्फ एक तरफा संवाद हो रहा है, यानी वक्ता बोल रहे हैं और श्रोता केवल सुन रहे हैं, उसे हम कहेंगे एक तरफा वन साइडेड कंसेक्यूटिव इंटरप्रिटेशन। और जब रेसिप्रोकल होता है, यानी कि वक्ता बोलते हैं, निर्वचक उसका अनुवाद कर रहे हैं और श्रोता फिर अपनी बात कहते हैं, फिर श्रोता के कहे हुए जो वहाँ पे उपलब्ध जो आमजन है वे उस बात पर अपनी कोई राय व्यक्त करते हैं, फिर निर्वचक उसका ट्रांसलेशन करके वक्ता तक पहुँचाते हैं, फिर वक्ता निर्वचक से अपना कथन कहते हैं। तो जब ये बोथ साइड चलता है, जब दोनों तरफ का संवाद चलता है, तो उसे हम 2 तरफा संवाद कहते हैं, 2 तरफा निर्वचन कहते हैं, जिसे रेसिप्रोकल कंसेक्यूटिव इंटरप्रिटेशन के नाम से जाना जाता है। एक तरफा क्रमिक या क्रमागत निर्वचन की वानगी ऐसी होगी जैसे वक्ता बोलते हैं, फिर निर्वचक बोलते हैं और एक क्रिया श्रृंखला के रूप में जारी रहती है, यानी एक तरफा केवल श्रोताओं की भूमिका वहाँ सुनने की है, ना कि एक्टिव पार्टिसिपेशन की। तो वे केवल सुन रहे हैं और सुन के उसका जो सत्व है वो ग्रहण कर रहे हैं और निर्वचक उनका अनुवाद करते हुए उनके सामने उसे प्रस्तुत कर रहे हैं।
वे चर्चा में मूल रूप से हिस्सा नहीं लेते। और दूसरा जो जिसे हम पारस्परिक, जिसे हम रेसिप्रोकल क्रमिक या क्रमागत निर्वचन कहते हैं, उसमें पहले वक्ता बोलते हैं, फिर निर्वचक बोलते हैं और श्रोता निर्वचन को सुनते हैं। इसके बाद श्रोता ने जो अर्थ ग्रहण किया वे फिर अपना प्रश्न पूछते हैं या अपनी टिप्पणी करते हैं, जिसका कि फिर से निर्वचक उसका अनुवाद करते हैं और वक्ता तक पहुंचाते हैं। तो ये जो दो तरफा संवाद चलता है, जिसे लगातार संवाद कहते हैं, उसे हम रेसिप्रोकल क्रमिक या क्रमागत निर्वचन के रूप में, रेसिप्रोकल कॉन्जिक्यूटिव निर्वचन के रूप में जानते हैं। इस तरह के आशु अनुवाद या निर्वचन में निर्वचक के दोनों भाषाओं पर समान और मजबूत पकड़ होना आवश्यक है, यदि एक ही निर्वचक दोनों भाषाओं में निर्वचन कर रहे हैं तो, क्योंकि उसके लिए बारी बारी से दोनों भाषाएं, सोर्स भाषा भी हो जाएंगी और लक्ष्य भाषा भी। किस तरह हो जाएगी स्रोत भाषा? अगर ये दो तरफा कम्युनिकेशन है या अगर दो तरफा इंटरप्रिटेशन है, तो जिस तरह यदि वक्ता ने एक बात कही, निर्वचक ने सुनी और उसका अनुवाद किया, और फिर निर्वचक ने जब वो जो बात लक्ष्य भाषा में इस बात को श्रोताओं तक पहुंचाया, जिसमें वे मूल रूप से केवल सोर्स लैंग्वेज को टारगेट लैंग्वेज तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। फिर यदि श्रोता अगर उसमें भूमिका निर्वहन कर रहे हैं, या श्रोता उनका उसमें अगर कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन है, वे सवाल पूछ रहे हैं या टिप्पणी कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो श्रोता जो बात कह रहे हैं वे स्रोत भाषा बन जाएगी, और जिसका अनुवाद करके लक्ष्य भाषा के रूप में वक्ता को पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की जो भूमिका है वह बदलती है। निर्वचक की भूमिका यहाँ और चुनौतीपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वहाँ वे केवल एक तरफा संवाद नहीं कर रहे, बल्कि वे दोनों भाषाओं के बीच में बराबर रूप से हस्तक्षेप कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में निर्वचक की जिससे जो अपेक्षाएं हैं वे और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें दोनों भाषाओं के बारे में बारीकी से समझ होना ज़रूरी है। दोनों भाषाओं के मुहावरे, दोनों भाषाओं के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, दो वक्ता की भाषा के साथ साथ श्रोताओं के संवाद करने की शैली आदि को भी समझने की उन्हें ज़रूरत है। तो यहाँ पर उनकी भूमिका और अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाती है। क्रमिक निर्वचन प्रणाली में निर्वचक को महत्वपूर्ण बिंदु नोट करने होते हैं, जिनकी मदद से वे बाद में निर्वचन करते हैं। बातचीत या भाषण के दौरान क्या नोट करना है और क्या नहीं, यह निर्वचन की प्रवीणता पर निर्भर करता है कि वे कितने सक्षम हैं। जितना लंबा उनका अनुभव होगा इस क्षेत्र में कार्य करने का, या जितना अधिक वे सक्षम होंगे, उतना ही वे संवाद को ज़्यादा बेहतर तरीके से संप्रेषित कर पाएंगे। क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो बिंदु है यहाँ जिस पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है कि निर्वचन का जो कार्य है वे मूलतः अनुवाद ही है, लेकिन अनुवाद जिसे हम प्रॉपर ट्रांसलेशन के रूप में हम जानते हैं, वह मूलतः कागज़ पे या किताब पर या उसका एक लिखित पाठ हम तैयार करते हैं। लेकिन निर्वचन के कार्य में, चाहे वह क्रमिक निर्वचन हो या फिर साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन हो या किसी भी तरह का जो निर्वचन है, उसमें कहीं भी निर्वचक के पास इतना समय नहीं होता है कि वह डिटेल में उस पाठ को लिख सके या उस पर देर तक चिंतन कर सके। तो यहाँ जो महत्वपूर्ण बिंदु नोट करने की जिसके बाद की ओर जहाँ संकेत किया जा रहा है, वहाँ भी वक्ता ने जो कहा उसमें से कितने बिंदु को लिखे जाने की आवश्यकता है, कहाँ कहाँ वो समस्यागत हो सकता है, ये हमारे जो निर्वचक है उनकी अपनी प्रवीणता पर या उनके कौशल पर निर्भर करता है, या उनका जो लंबे समय का अनुभव है उस पर निर्भर करता है। तो किस प्रकार ये निर्वचक के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है कि किस तरह उन्हें यदि जो कंसेक्यूटिव निर्वचन में ये जो बीच का समय उनको मिलता है, ये 5 मिनट का या पैराग्राफ के बीच में जो बहुत सीमित सा समय उनके पास है, उसमें भी जो वे लिख कर जो पॉइंट्स बना रहे हैं अपनी सुविधा के लिए, वहाँ ये तय करना बहुत ज़रूरी हो जाता है उनके लिए कि क्या लिखा जाए और क्या नहीं। तो ये भी उनकी अपनी प्रवीणता पर निर्भर करता है कि वे कितना बेहतर उस क्षेत्र में उनके पास अनुभव है। और जैसा कि बताया गया कि यहाँ भी निर्वचक चाहें तो अपने अपने हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से, यदि वे कुछ अधिक लिखना चाह रहे हैं तो शॉर्ट हैंड का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हम आशुलिपि के रूप में जानते हैं। तो इस तरह ये निर्वचक है, ये अपनी क्षमताओं में जितना अधिक विकास करते जाते हैं, उतनी ज़्यादा इनके जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, जिसे कहा जाए कि जो उनका जो संप्रेषणीयता है वो अधिक और स्पष्ट होती चली जाएगी और अधिक प्रभावशाली होती चली जाएगी। इस प्रकार के निर्वचन में निर्वचक की स्मरण शक्ति की भी परीक्षा होती है। जैसा हमने कहा कि वहाँ जो हमारे निर्वचक हैं उनके पास कंटेंट को, जो कि वक्ता ने कहा, उसे संजोने का या उसे स्टोर करने का समय नहीं होता। तो यहाँ पर उनकी स्मरण शक्ति की भी परीक्षा होती है कि वे कितना जो एक पैराग्राफ में जो कहा गया उसमें से कितना उन्हें संजो लेना है, कितने का अनुवाद करना है, कितने को स्पष्ट करना, आम जन के सामने रखना है, जिससे कि पाठ पूरी तरह से संप्रेषित भी हो जाए और वो उन्हें बहुत अधिक स्मरण भी ना करना पड़े। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए, इन सब के बीच में उचित समन्वय बनाते हुए ही निर्वचक अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं।
क्रमिक निर्वचन प्रणाली का इस्तेमाल छोटी बैठकों, बेहद तकनीकी या गोपनीय कानूनी अभिसाक्ष्य लीगल डिपोजिशन, रिकॉर्ड किए जाने वाले वक्तव्यों आदि के दौरान किया जाता है। इसके अलावा अदालत में किसी गवाह के लिए निर्वचन, साक्षात्कारों, आधिकारिक दौरों आदि के दौरान भी ये निर्वचक प्रणाली इस्तेमाल की जाती है। तो ये निर्वचक प्रणाली छोटी बैठकों में इस्तेमाल की जाती है। हम कहें कि अदालत में यदि एक पक्ष अपनी बात रख रहे हैं जो उनके पास कोई संपर्क भाषा नहीं है जिसके माध्यम से वह संवाद स्थापित कर सके, तो वहाँ निर्वचक की भूमिका होती है, जहाँ वे पहले वक्ता की बात को सुनते हैं और फिर उसका अनुवाद करके वे आमजन के सामने या जो भी अदालत आदि है जो जिनके सामने पाठ को प्रस्तुत किया जाना है उसे प्रस्तुत करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण प्रकार है निर्वचन का साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन, जिसे हम तात्कालिक निर्वचन कहते हैं, यानी साथ साथ चलने वाला निर्वचन। जैसे हमने पहला जाना कि जो क्रमिक निर्वचन है जिसे हम कंजिक्यूटिव इंटरप्रिटेशन कहते हैं, उसमें वक्ता के बोलने के बाद यानी वक्ता के एक वाक्य को कंप्लीट कर लेने के बाद या एक पैराग्राफ पढ़ जाने के बाद या अपने एक संवाद को समाप्त करने के बाद निर्वचक अपनी बात रखते हैं। लेकिन साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन में ये जो वक्ता और श्रोता की या वक्ता और निर्वचक के बीच का जो समय है, इसकी सीमा और अधिक कम हो जाती है। यह सर्वक्षणिक या समकालिक निर्वचन प्रणाली लगभग साथ साथ चलने वाली निर्वचन प्रणाली के रूप में इसे हम जानते हैं। इसमें मूल वक्ता के जारी भाषण के साथ साथ निर्वचक निर्वचन करते रहते हैं। इस प्रणाली में निर्वचक एक ध्वनि रोधी कक्ष में, यानी जिसे हम साउंड प्रूफ बूथ कहते हैं, वहीं हेडफोन लगा के बैठते हैं। हेडफोन के माध्यम से वे मूल वक्ता का भाषण सुनते हैं तथा माइक के सहारे साथ साथ उस भाषण का निर्वचन करते चलते हैं। साउंड प्रूफ बूथ पारदर्शी कांच का होता है, जिससे वक्ता निर्वचक को देखते तो रही, लेकिन कहीं भी हेडफोन के अलावा उन्हें कहीं भी किसी तरह का जो ध्वनि के स्तर पर या शोर के आधार पर जो व्यवधान है वो किसी तरह का व्यवधान उनके सामने ना आए। तो वे केवल वक्ता को देखने के लिए या दृश्य को समझने के लिए वो कांच के केबिन में बैठते हैं जो मूलतः साउंड प्रूफ होता है, ताकि हेडफोन के जरिए उन्हें जो वक्ता जो अपनी बात कह रहे हैं उसके अलावा उन्हें कुछ भी सुनाई ना दे। तो ये जो साथ साथ चलने वाला जो निर्वचन है, हमने अलग अलग माध्यमों में देखा कि ये जो निर्वचन है, हम देखते हैं कि कई बार खेल के मैदानों में या फिर बड़े सभा सम्मेलनों में या फिर इसे कहा जाए कि जब कोई राष्ट्रीय गतिविधि होती है जैसे कि गणतंत्र दिवस आदि के मौक़ों पर, तो ये जो साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन है उसके उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, जहां हमारे इंटरप्रेटर्स एक अलग कक्ष में बैठकर अपना पाठ का साथ साथ जो वक्ता ने जो कहा उसके साथ साथ उसका अनुवाद करते चलते हैं। इस प्रक्रिया में जो निम्नलिखित क्रियाकलाप घटित होते हैं: स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का एक साथ संसाधन, यानी दोनों को साथ साथ लेकर चलना, वक्ता के संदेश का वाक्य, अर्थ और संदर्भ के स्तरों पर लगातार एक साथ पूर्वानुमान करना, क्योंकि ये साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन है। वक्ता के पास निर्वचक के पास बात को अपने मानसिक स्तर पर भी उसका अनुवाद करने के लिए बहुत अधिक समय नहीं होता, तो उनके कौशल की और अधिक परीक्षा होती है, क्योंकि उन्हें दोनों भाषाओं को एक साथ साधना होता है। दोनों की वाक्य व्यवस्था, दोनों का अर्थ, दोनों का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, उसका संदर्भ, दोनों को साथ समझना होता है। और ये ध्यान रखना होता है कि जिस वर्ग के लिए वे अनुवाद प्रस्तुत कर रहे हैं, जिस वर्ग के लिए वे इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, वो उन्हें उतना ही संप्रेषणीय हो, उतना ही समझ आए जितना कि मूल वक्ता ने कहने का प्रयास किया है। स्रोत भाषा में कहे गए वक्ता के संदेश को लगातार लक्ष्य भाषा में संप्रेषण के अनुकूल बनाना, निर्वचक या दुभाषी का अपने संप्रेषण की भाषा शैली, लय व लहजे को वक्ता के अनुरूप बनाना, तात्कालिक निर्वचन करने वाले निर्वचक के पास सही शब्द, सही मुहावरे आदि ढूंढने का समय नहीं होता, उसे अपने पूर्व ज्ञान व स्मृति के सहारे ये प्रक्रिया संपन्न करनी होती है। तो जैसा कहा मैंने शुरुआत में ही, क्योंकि निर्वचन अपने आप में ही एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, और जब हम साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन की या साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन की जब हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ क्रमिक निर्वचन की तुलना में भी और अधिक कम समय निर्वचक के पास होता है। तो उनमें दोनों भाषाओं को, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा, दोनों को साथ साथ लेकर चलना, और केवल साथ लेकर नहीं चलना, उन्हें एक तरह से बिल्कुल मशीनीकृत तरीके से साथ साथ उसका अनुवाद करते चलना होता है। तो ऐसे में जो हमारे अनुवादक हैं, जो निर्वचक हैं, उनकी भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है और चुनौतीपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उन्हें अंग्रेज़ी में या जो भी उनकी जो मूल भाषा है उसे मूल भाषा में समझते हुए उसे लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने की
को सही तो सटीक तरीके से ना केवल प्रस्तुत करना होता है, बल्कि बिल्कुल सही समय पर, जहाँ जिस समय उस पाठ को प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा है उस समय उसे प्रस्तुत करने का दबाव उन पर रहता है। तो यहाँ उनकी भूमिका और अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाती है और वो सारी की सारी चीज़ों का जो आधार है वो उनका पूर्व ज्ञान, यानी वो जो पूर्वानुमान लगाते चलते हैं कि जो वक्ता है उसका मूल उद्देश्य ये है, किस प्रकार का वक्तव्य आज दिया जाने वाला है, वक्ता का जो अपना जो व्यक्तित्व है या उनका जो अपना जो स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, वो किस तरीके से अपनी बात को रखेंगे। फिर जो निर्वाचक का जो अपनी जो मानसिक पूंजी है, जो इतने लंबे समय में उन्होंने अपने अनुभव से जाना और कमाया है, उसका उसे मिलाते हुए और अपनी स्मृति पर जो वो सुनते जा रहे हैं साथ साथ अनुवाद करते हैं, इन सभी का एक सुंदर सम्मिश्रण होता है, तभी वे बेहतर रूप से उस पाठ को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत कर पाते हैं। तात्कालिक निर्वचन में निर्वचक दो अलग अलग कक्षों में बैठकर काम करते हैं। एक निर्वचक क भाषा से ख भाषा में निर्वचन करता है, यानी एक भाषा दूसरी भाषा में निर्वचन करते हैं, और दूसरे निर्वचक ख भाषा से क यानी दूसरी भाषा से पहली भाषा में, यानी इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रकार है वह है पास बैठकर धीमी आवाज़ में किया जाने वाला निर्वचन, यानी जिसे हम अंग्रेजी में विस्पर्ड इंटरप्रिटेशन कहते हैं, यानी कान में धीरे धीरे अपनी बात कहते हुए इंटरप्रिटेशन करना। इस प्रकार के इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत, क्योंकि हम इसका जो प्रकार है जिसे हम कहें विस्पर्ड इंटरप्रिटेशन, इस शब्द से ही इसकी अवधारणा भी समझ में आती है, क्योंकि इस तरह के इंटरप्रिटेशन, क्योंकि पास में बैठ के किया जाने वाला इंटरप्रिटेशन है, कुछ खास लोगों के लिए किया जाने वाला इंटरप्रिटेशन है, तो इसका जो पूरा एक जो स्वरूप होगा वो भी उतना बड़ा या सभा सम्मेलनों जैसे बड़े बड़े कक्ष नहीं होंगे, बड़ी ऑडियंस नहीं होगी जिसके यहाँ संबोधित किया जा रहा है, वो कुछ खास लोगों के लिए केंद्रित होगा, कुछ खास लोगों के लिए ही। जैसे मान लीजिए कि भारत में किसी अन्य देश के राजदूत आते हैं या भारत में किसी अन्य देश के लोग प्रतिनिधि आते हैं, वे जो अपनी बात जो कही जा रही है, बड़े मंच से अगर कोई बात कही जा रही है तो बाकी जो अन्य जन हैं वे तो उस भाषा को समझ रहे हैं। मान लीजिए प्रधानमंत्री का संबोधन है या राष्ट्रपति का संबोधन है या किसी राज्य विशेष में किसी खास व्यक्ति का संबोधन है, वह संबोधन वहाँ का जो आम जन है वो तो उस भाषा में उसको समझ ही रहे, लेकिन जो बाहर से आए हुए जो प्रतिनिधि हैं, जो विदेशी प्रतिनिधि उस समय उस कक्ष में या उस जगह पर उपस्थित है, केवल उनके लिए वो निर्वचन किए जाने की आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में विस्पर्ड इंटरप्रिटेशन, यानी खास व्यक्ति के लिए या खास समूह के लिए या खास लोगों के लिए किया जाने वाला इंटरप्रिटेशन, जो आम जन के लिए न किया जाकर एक छोटे समूह के लिए, छोटे प्रतिनिधिमंडल आदि के लिए या किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए किया जाता है। इस निर्वचन प्रणाली में माइक या हेडफोन का इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ निर्वचक शिष्टमंडल के सदस्यों के पास बैठकर वक्ता के भाषण का धीमी आवाज़ में साथ साथ निर्वचन करते चलते हैं। ये तरीका युगपत निर्वचन, यानी कि जो साइमल्टेनियस जो ट्रांसलेशन है, साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन की तरह ही होता है, किंतु यहाँ श्रोताओं की संख्या कम होती है। ये प्रणाली द्विपक्षीय बैठकों आदि में इस्तेमाल की जाती है, जहाँ केवल कुछ ही श्रोता उस भाषा विशेष से अनभिज्ञ होते हैं तथा उनके लिए ही इसकी व्यवस्था की जाती है। जैसा कि या तो छोटे सभा सम्मेलनों में या फिर ऐसी स्थिति में जहाँ वे श्रोता जो उस भाषा से अनभिज्ञ हैं, केवल उनके लिए व्यवस्था की जाती है। इसीलिए क्योंकि सीमित लोगों के लिए व्यवस्था की जाती है, इसलिए वहाँ माइक या हेडफोन की आवश्यकता नहीं होती। केवल पास में बैठकर निर्वचक उस खास व्यक्ति के लिए या खास समूह के लिए इसका पाठ का सद्य अनुवाद करते चलते हैं। इसके अतिरिक्त खेलों, समारोहों अथवा अन्य गतिविधियों, पर्यटन आदि में भी निर्वचक घटनाओं एवं दृश्यों को देखते और समझते हैं। उसके बाद उनका विवरण श्रोताओं एवं दर्शकों के लक्षित वर्ग तक अपनी वाणी से पहुंचते हैं। एक दृश्य की आप कल्पना कीजिए, आप जब हम भारत में या किसी मॉन्यूमेंट पे या किसी स्मारक आदि पर या किसी राष्ट्रीय पर्यटन स्थल पर जब हम घूमने जाते हैं तो अक्सर हमें कई विदेशी वहाँ दिखाई देते हैं, और उनके साथ जो उनके गाइड्स होते हैं, जो उनके साथ घूमते हुए केवल वो गाइड का ही काम नहीं कर रहे होते, मूलतः वे उन्हें उनकी भाषा में उस पाठ का भी उनके लिए अनुवाद कर रहे होते हैं। तो ये जो बेसिकली ये एक जो खास प्रकार है उसका अनुवाद का या निर्वचन का, ये उसी संदर्भ में देखा जाने का है कि जो उनके लिए साथ साथ उसका जो अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है या सद्य अनुवाद किया जा रहा है या जो निर्वचन किया जा रहा है वो उस खास संदर्भ में किया जाता है। तो पर्यटन आदि में हम इस निर्वचन प्रणाली का प्रयोग देखते हैं। तत्पश्चात उनका विवरण श्रोताओं एवं दर्शकों के लक्षित वर्ग तक अपनी वाणी में पहुंचाते हैं। इसमें निर्वचक यदि किसी वाहन में साथ साथ चलायमान होते हैं तो वे दृश्यों की जानकारी किसी फिल्म जैसी पद्धति से देते हैं कि जो दृश्य घटित हो रहे हैं, जो जिस लोकेशन से वे गुजर रहे हैं, तो उस लोकेशन आदि के बारे में वे बताते हुए चलते हैं। तो इस इंटरप्रिटेशन में क्योंकि
विस्पर्ड इंटरप्रिटेशन के संदर्भ में से हम समझ रहे हैं तो किसी खास वर्ग के लिए या एक छोटे समूह के लिए या किसी खास व्यक्ति विशेष के लिए एक इंटरप्रिटेशन किया जाता है, जो अक्सर उस श्रोता विशेष के साथ रहते हैं, साथ उनके साथ उनके शिष्टमंडल में रहते हैं और साथ साथ वे उनके लिए उस पाठ का या उस दृश्यों का निर्वचन करते चलते हैं। इसमें कभी कभार तो क्रमिक या क्रमागत पद्धति अपनाते हैं, जैसे 26 जनवरी या 15 अगस्त को दिए गए भाषण का विवरण या फिर वे क्रिकेट या मेले के दृश्यों का विवरण युगपत प्रणाली में देते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस प्रकार का कंटेंट है, किस प्रकार की परिस्थिति है। तो ये जो विस्पर्ड इंटरप्रिटेशन है वो दोनों ही तरीके से चलता है। आवश्यकता के अनुसार इसे हम साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन के रूप में देखते हैं और आवश्यकता के अनुसार ही ये ज़रूरत के हिसाब से जैसे कहा जाए तो ये कॉन्जिक्यूटिव ट्रांसलेशन या कॉन्जिक्यूटिव इंटरप्रिटेशन के संदर्भ में भी देखा जाता है, जिसका मूल उद्देश्य उस श्रोता विशेष या श्रोता के समूह विशेष तक अपनी बात को अनुवाद के माध्यम से या निर्वचन के माध्यम से प्रस्तुत करना होता है। निर्वचन कार्य की व्यवहारिक जटिलता और प्रभावकारिता। अब हम जानेंगे कि हम जो 3 प्रकारों की जो हमने चर्चा की, उसके अलावा निर्वचन कार्य की जो व्यवहारिक जटिलताएं हैं वे क्या क्या हैं, किस प्रकार एक निर्वचक जटिलताओं से जूझते हैं और उसका वे सामना करते हैं। तो सबसे पहले प्रभावी कारक, जिनमें गुणात्मक कारकों की हम बात करेंगे। एक जटिल प्रक्रिया होने के कारण निर्वचन या आशु अनुवाद की गुणवत्ता कई कारणों से प्रभावित होती है। निर्वचक या आशु अनुवादक की पेशेवर अर्हता, उसके ज्ञान की गहराई, स्रोत भाषा व लक्ष्य भाषा की उनकी जानकारी तथा उन पर उनकी पकड़, मुहावरों, लोकोक्ति आदि की समझ, साहित्य, संस्कृति, परंपरा आदि का ज्ञान। यदि अनुवादक या निर्वचक जिस विषय विशेष के लिए, जिस स्थिति विशेष के लिए वे निर्वचन का कार्य करते हैं, उनके साथ उनसे ये अपेक्षा होती है कि उन्हें उस समाज विशेष का सामान्य ज्ञान हो, यानी उसकी भाषा के बारे में जानकारी हो, उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के बारे में उन्हें जानकारी हो, विषय के संदर्भ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हों और उसके आसपास जो लक्ष्य भाषा है, स्रोत भाषा का जो समाज है, उसके जो विभिन्न संदर्भ हैं और किस उद्देश्य विशेष के लिए वो काम करें, तो उसके बारे में उनके पास सामान्य जानकारी हो, ताकि वे उस समस्या को ज़्यादा आसानी से उसका निर्वहन कर सके या उसका सामना कर सके, या जिस प्रकार के पाठ की चुनौती उनके सामने है उसके साथ ज़्यादा अच्छे से न्याय कर सके। निर्वचन या आशु अनुवाद की तकनीकों और तौर तरीकों के बारे में निर्वचक के प्रशिक्षण का स्तर तथा उसकी गहराई, निर्वचक का पेशेवर अनुभव, ये सभी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। यही यदि इन सभी स्थितियों में निर्वचक अनुभवी और कौशलपूर्ण है, कुशल हैं, तो ये सब चुनौतियाँ उनके लिए बड़ी चुनौती नहीं है। लेकिन यदि निर्वचक के पास इन सब स्थितियों में किसी तरह का अभाव है या उनके पास आसानी से भाषा को समझने की क्षमता नहीं है, तो वहाँ उनका अपना अनुभव या उनके जो अपने जीवन की ये जो निर्वचन की जो जटिलताएं हैं वो ज़्यादा बड़ी हो सकती है। यदि अगर उनका अनुभव इस क्षेत्र में खास है या विशेष तौर पर वे अधिक अनुभवी हैं, भाषा पर अच्छी पकड़ रखते हैं, स्थितियों और संदर्भों पर अच्छी पकड़ रखते हैं, सामान्य ज्ञान रखते हैं, भाषाओं की अच्छी जानकारी रखते हैं, तो चुनौती उनके लिए उतनी बड़ी चुनौती नहीं होगी। तकनीकी साधनों और साजो सामान की गुणवत्ता और उनका स्तर, जैसे हेडफोन, माइक, वक्ता के भाषण की आवाज़ की प्रबलता या क्षीणता, काम करने की जगह, बैठने की व्यवस्था, कक्ष में ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न बाधा, सार्वजनिक समारोहों में निर्वचक के बैठने का विवरण, बैठने या विवरण देने के स्थान की उपयुक्तता। तो जो अभी तक हमने जिन कारणों की बात की जिनके कारण जटिलता आ सकती है, वे उनके अपने मानवीय कारण हैं, लेकिन उनके अलावा जिन अन्य कारणों की वजह से निर्वचक के कार्य में जटिलता आ सकती है, जो समस्याएं आ सकती है, वो तकनीकी कारण, यदि अगर उनके लिए जो व्यवस्था की गई है, यदि उनके लिए जो माइक या हेडफोन आदि की जो सुविधा उन्हें जो प्रदान की जानी चाहिए, यदि उनमें किसी तरह की कोई कमी है या उसमें किसी तरह की कोई त्रुटि है, तो निर्वचक के कार्य पर उसका प्रभाव पड़ता है। उसी के साथ निर्वचक के बैठने के जो स्थान है, जैसे हमने कहा कि साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन में निर्वचक को एक अलग कक्ष में बिठाया जाता है, जिसे साउंड प्रूफ बूथ कहते हैं। यदि वहाँ पर उनके सुविधा के हिसाब से यदि सभी चीज़ों की व्यवस्था नहीं है या उन्हें किसी प्रकार का शोर सुनाई दे रहा है या वक्ता के भाषण के लहजे में कहीं किसी तरह की दिक्कत है, तो इस तरह की जो तकनीकी समस्याएं हैं वे भी निर्वचक के काम में चुनौती पैदा करती हैं या उनके लिए अड़चन पैदा करती हैं। सत्र, गोष्ठी आदि या घटना से पहले या उसके दौरान बैठक, सम्मेलन के विषयों की जानकारी देने वाले दस्तावेजों का निर्वचक के द्वारा अध्ययन एवं पूर्व तैयारी। कई, जैसे हमने कहा कि जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो बड़ी बैठकें होती हैं, उसमें निर्वचकों को, क्योंकि वे शिष्टमंडल का ही हिस्सा होते हैं, उन्हें उनसे पहले ही बैठक आदि से पहले, जैसे सभा सम्मेलनों आदि से पहले उन्हें उनसे संबंधित कुछ ज़रूरी कागजात या ज़रूरी जो दस्तावेज है वो
प्रदान कर दिए जाते हैं। यदि निर्वाचक उनकी तैयारी के साथ, यानी अपने मानवीय स्तर पर एक निर्वाचक होने के नाते यदि वे इसका सही अध्ययन करके आते हैं और उस अध्ययन की पृष्ठभूमि में यदि वे अपने निर्वाचन का कार्य शुरू करते हैं, तो उनके लिए चुनौती उतनी बड़ी चुनौती नहीं रह जाती। लेकिन यदि वे कहीं उस तरह की चूक कर जाते हैं कि उस पाठ को उन्होंने ठीक से पढ़ा नहीं, या उसकी जो पृष्ठभूमि है उसे वे ठीक से नहीं जानते हैं, जैसे यदि हम कहें गणतंत्र दिवस आदि में बहुत सारे पुरस्कारों और सम्मानों आदि की भी घोषणा होती है, यदि निर्वाचक को पहले से इसका एक डॉक्यूमेंट मिल जाता है और वे इसके बारे में मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं, या वे सालों से इस तरह का काम करते चले आ रहे हैं, तो हर साल जब इस कार्य को जब वे निष्पादन कर रहे होते हैं, तब उन्हें वो जटिलता उतनी बड़ी नहीं लगती, क्योंकि उनके पास उससे लेकर सालों का अनुभव है, क्योंकि वो इस बारे में अध्ययन कर चुके हैं, इससे पहले भी इसके बारे में जान चुके हैं कि किस प्रकार के सम्मान दिए जाते हैं, किस प्रकार की घोषणाएँ की जाती हैं आदि से संबंधित जो उनके पास जो जानकारियाँ होती है, यदि पहले से वो जानकारी उनके पास हों या उनके पास उससे जुड़ा अपना अनुभव हो, तो इसके माध्यम से अपनी बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। बैठक सम्मेलन के आयोजकों व सभापति का निर्वाचन भाषांतरण से जुड़ी बाधाओं का ज्ञान तथा निर्वाचकों या दुभाषियों से उनका सहयोग। अगला है निर्वाचन करते समय निर्वाचक का स्वास्थ्य तथा उनकी मानसिक अवस्था, क्योंकि ये पूरी तरह से ये जो अनुवाद है पूरी तरीके से सद्य अनुवाद है, जिसे उसी समय किया जाना है, और उसमें निर्वाचक की अपनी जो उच्चारण, उनके अपने गले की या उनके अपने स्वास्थ्य की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो निर्वाचक का स्वास्थ्य के बिंदु से भी स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, उनका गला या उनका जो उनकी जो वाक शक्ति है उस पर उनका नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सभी जो उनके जो अन्य मानवीय कारण हैं उन सब की भी जांच किए जाने की आवश्यकता है। निर्वाचन में वाक शक्ति और सटीक एवं स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण की क्षमता होनी चाहिए। यदि वे बेहतर मानकीकृत भाषा में अपनी बात को कहते हैं तो बात ज़्यादा संप्रेषणीय होगी, ज़्यादा स्पष्ट और सुबोध होगी। अब अन्य जो कारण है वे हैं तनाव कारक। निर्वाचन के पेशे को बेहद तनावपूर्ण पेशा माना जाता है, क्योंकि बहुत ही निर्णायक भूमिका में होते हैं। जैसे मैंने कहा कि कभी राजनयिक मंचों पर, कभी राजनीतिक स्तर के या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वे सभा सम्मेलनों में या दो अलग प्रतिनिधिमंडलों के बीच में संवाद स्थापित करने का काम कर रहे होते हैं। तो उनकी भूमिका बहुत ही निर्णायक भूमिका, ये बहुत ही कहा जा सके कि बहुत ही क्रिटिकल भूमिका में ये होते हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं पाठ के में अनुवाद के दौरान कहीं अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, कहीं पाठ में कुछ अधिक जुड़ ना जाए, कहीं कुछ कहे हुआ छूट ना जाए, तो ये इस तरह का तनाव, क्योंकि ये तनाव के इस तरह का होता है कि यदि आप किसी ऐसे मंच पर हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके देश की छवि को या अपने राज्य की छवि को प्रस्तुत करने का काम कर रहा है, वहाँ निर्वाचक के से कोई गलती हो जाती है पाठ के संबोधन में या पाठ के निर्वचन में, तो वहाँ उनके साथ एक बहुत ही खराब स्थिति हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में उन पर तनाव होता है। तो इन स्थितियों का सामना करने के लिए भी उनको मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ता है, और ये स्थितियाँ क्या क्या हो सकती हैं उस पर हम बात करेंगे। यदि वक्ता बहुत तेज़ी से बोलते हैं या बहुत धीरे बोलते हैं, तब निर्वाचक को अपनी पेस उनके साथ बस बैठाने में दिक्कत होती है। लिखा हुआ भाषण यदि वक्ता पढ़ रहे हैं तब भी, क्योंकि एक संवाद स्थापित नहीं हो पा रहा है और निर्वाचक भी यदि उनसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो भी इस तरह की स्थितियां होती हैं जहां पाठ को संप्रेषित करने में उन्हें दिक्कत पेश आ सकती है। बार बार यदि वक्ता अपना विषय बदल रहे हैं या विषय से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, यानी कि यदि वन लाइन जिस तरह की, अगर जिस मुद्दे विशेष पर, जिस उद्देश्य विशेष से जो वक्ता बोल रहे हैं उसमें बात करते करते वे यदि विषय पर से भटक जाते हैं, तो ये जो भटकन है, ये जो विचलन है, वो निर्वाचक को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। हेडफोन या माइक का ठीक से काम न करना, जिसके कारण मूल वक्ता की आवाज़ को वे ठीक से न सुन पाएँ। निर्वाचन कक्ष यानी बूथ, जिस बूथ में वे बैठे हैं वे उनकी सुविधा के अनुसार ना हो, छोटे आकार का हो या श्वास संबंधी कोई दिक्कत उसमें आ रही हो, या किसी तरह की ऐसी असुविधा हो जिसके माध्यम से जिसके कारण वे अपनी बात को स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत ना कर पा रहे हो। तो ये जो अन्य कारण है, जो तनाव कारक जो समस्याएं हैं एक अनुवादक के सामने, निर्वाचक के सामने आती हैं, और साथ ही मूल वक्ता के लहजे या गलत उच्चारण की वजह से संदेश का बाधित होना। तकनीकी विषय वस्तु पर हो रहा दुरूह या क्लिष्ट भाषण, यदि किसी का भाषण बहुत क्लिष्ट है या बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जा रहा है, तब भी निर्वाचक, क्योंकि निर्वाचक से अपेक्षा की जाती है कि उन्हें सामान्य ज्ञान हो विषय विशेष का, लेकिन यदि वो बहुत गहन विषय है या कुछ ऐसे बहुत क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग हो रहा है या बहुत टेक्निकली वक्ता बोल रहे हैं, तो भी निर्वाचक को उनके साथ कम्युनिकेट करने में या उनके साथ सामंजस्य बनाने में दिक्कत आ सकती है। मूल वक्ता के भाषण के बीच में हो रही टोका टाकी या शोर शराबा, निर्वाचन कक्ष का बेहद गर्म या बेहद ठंडा तापमान, घटना या आयोजन में अचानक मची अफरा तफरी, खुले स्थान पर मौसम आदि की प्रतिकूलता,
भावावेश में वक्ता द्वारा हाव भाव आदि द्वारा ही आशय की अभिव्यक्ति, शब्दों से कम कहकर भाव भाव से यदि वक्ता ज़्यादा कहने लगे तो निर्वचक के लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है कि वक्ता जो कहना चाह रहे हैं यदि उसका सही इंटरप्रिटेशन अगर नहीं हुआ तो बाद में का असर बदल सकता है। तो ऐसी स्थिति में उनके सामने एक चुनौती होती है। आयोजन घटना भाषण का अनावश्यक विस्तारण आदि। यदि निर्वचक इनमें से किसी भी वजह से तनावपूर्ण स्थिति में होंगे तो उनके द्वारा किए जा रहे निर्वचन का स्तर और उसकी गुणवत्ता प्रभावित होगी। सही निर्वचन के लिए निर्वचक का तनाव रहित और शांतचित्त होना बेहद आवश्यक है। अब जानते हैं निर्वचन की व्यवहारिक समस्याएं। निर्वचन में सातत्य और सहज संप्रेषण की प्रधानता है, यानी उन्हें फौरन उसी समय क्योंकि उन्हें ऑलमोस्ट साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन करना होता है, इसलिए उन्हें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखे जाने की ज़रूरत है। अनुवादक के समान उनके पास पर्याय चयन का अवकाश नहीं होता, इसलिए उन्हें अलग अलग परिवेश में प्रयुक्त होने वाले शब्दों तथा उनके अर्थ का सही ज्ञान होना चाहिए। जैसे राजनीति शास्त्र में स्टेट या नेशन का अर्थ प्रदेश या राष्ट्र नहीं होकर राजनीतिक रूप से एक स्वतंत्र सत्ता का परिचायक भी है। तो इसी तरह जर्मनी में चांसलर का अर्थ कुलपति या कुलाधिपति न होकर राष्ट्र प्रमुख या राष्ट्रपति होता है। तो जो संदर्भगत जो अंतर अर्थ जो बदल जाते हैं, यदि आप दो देशों के बीच में के प्रतिनिधि मंडल के बीच आप एक निर्वचक का काम कर रहे हैं जहां शब्दों को लेकर अर्थ परिवर्तन है, जैसे चांसलर के लिए है कि हमारे यहाँ चांसलर के लिए हम कुलपति या कुलाधिपति शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन अन्य देशों में या जर्मनी जैसे विशेष रूप से कहा जा रहा है वहाँ इसका अर्थ राष्ट्र प्रमुख या राष्ट्रपति होता है। तो उसे उसी संदर्भ में समझना और उसी संदर्भ में उसे कम्युनिकेट करना ताकि वह सही तरीके से संप्रेषित हो सके। निर्वचक को अक्सर अलग अलग राज्यों राष्ट्रों के निवासियों द्वारा एक ही शब्द के विभिन्न उच्चारण, जैसे हम देखते हैं एजुकेशन, एंटरप्रेन्योर, इसी तरह एंटरप्राइजेस आदि के लिए अलग अलग उच्चारण है। तो उन्हें वक्ता के उच्चारण शैली को भी समझना होता है और उन्हें इस उच्चारण शैली में या उस तरीके से उन्हें प्रस्तुत करना होता है जिसे लक्ष्य पाठक आसानी से समझ सके। पर्यटन के क्षेत्र में निर्वचन करते समय जाति, धर्म, राष्ट्र से संबंधित आचार व्यवहार हेतु प्रयोग किए वाले शब्दों के अंतरण में विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। हम सभी लोग जहाँ रहते हैं, हम किसी जाति विशेष के लिए, किसी धर्म विशेष के लिए या किसी राष्ट्र या किसी संस्कृति विशेष के लिए हमारे मन में कुछ अपनी एक पूर्व निर्धारित अवधारणाएं होती हैं जिसमें हम किसी को विशेष स्थान दे रहे होते हैं, किसी को हे दृष्टि से देख रहे होते हैं। निर्वचक के दिमाग में यदि उसकी ये अपनी एक मानसिक, अपनी जो सामाजिक पृष्ठभूमि है, अगर वह पृष्ठभूमि या उनकी जो अपनी निजी जो उनका विचार है वह यदि निर्वचन के दौरान यदि स्पष्ट होता है या जाहिर होता है तो उससे अलग किस्म की समस्याएं आ सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में भी इस पर विशेष रूप से ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है कि जो अपनी मानसिकता है, अपनी जो सोचने का तरीका, उसको एक और रखकर तटस्थ दृष्टि से उन्हें उस पाठ विशेष का निर्वचन करते चलना है। कभी कभी स्थानीय या राष्ट्रीय हितों के लिए विशेष कथन भी निर्वचक को तत्काल ढूंढने पड़ते हैं। गौणा, सप्तपदी आदि खाने पीने और पहरावे के लिए प्रयुक्त शब्द विदेशियों व अन्य धर्मियों के लिए कुतूहल उत्पन्न करते हैं और समझने में क्लिष्ट संकल्पनाएं बन जाती हैं। इन्हें सामान्य और सहजता में तत्काल समझाना निर्वचक दुर्भाषा के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। और हम देखते हैं कि पर्यटन आदि में जब जो गाइड होते हैं वो अक्सर ये काम करते हैं, जब किसी बहुत जटिल सा कोई कॉन्सेप्ट है या यदि वो भारतीय आर्किटेक्चर की भी बात करें तो वो इस तरीके से उसे स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं, या राजा रानी आदि के पहरावे या उनके रहन सहन के तरीकों आदि के बारे में जब वे बात करते हैं तो वे कोशिश करते हैं कि ऐसी कम्युनिकेबल भाषा में उस बात को स्पष्ट करें कि बात का भाव भी बच जाए और जो हमारे जो लिसनर्स हैं या जिनके लिए वो पाठ का अनुवाद किया जा रहा है वो उनके लिए स्पष्ट हो सके। उसी तरह बैठकों, सम्मेलनों और संसदीय कार्यवाहियों के निर्वचन में निर्वचक को बिना सूचना के भी कार्य करना पड़ता है। कई बार दृश्य, श्रव्य, कलात्मक प्रस्तुतियों को भी संप्रेषित करना होता है। इसके लिए भी निर्वचक को तैयार रहना पड़ता है और अपने आप को किसी भी नई परिस्थिति में ढालने और उसके अनुसार संबोधन संप्रेषण खोजने की चुनौती के लिए मानसिक रूप से सक्षम होना पड़ता है। हम जानते हैं, इसके माध्यम से हमने ये जाना कि निर्वचन अपने आप में बेहद दुष्कर कार्य है, बेहद जटिल कार्य है, बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसमें निर्वचक को बहुत तटस्थ होकर, निष्पक्ष होकर और समाज, संस्कृति, जिन दो भाषाओं और जिन दो संदर्भों के विशेष उद्देश्य से वे निर्वचक के रूप में वे कार्य कर रहे हैं, उनकी समझदारी होना और उनके बीच में एक उचित संतुलन बनाकर चलना बहुत आवश्यक होता है। तो हमने निर्वचन के प्रकार और निर्वचन की जटिलताओं के बारे में इस सत्र में जाना कि निर्वचन के कितने प्रकार होते हैं और निर्वचक किन किन प्रकार की जटिलताओं का सामना करते हैं, कि कौन कौन सी व्यवहारिक समस्याएं उनके सामने आती है और जिनका वे सामना करते हुए बेहतर निर्वचन कार्य प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, जो अपने आप में तटस्थ हो, निष्पक्ष हो और पूरी तरह से संप्रेषणीय हो। धन्यवाद। नमस्कार।